बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक है वो है गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या है? आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि इस गॉस लॉ में हमें क्या बात पता चलती है और फिर इसके बाद इसकी 3 एप्लीकेशंस हैं, उनको हमें स्टडी करना होगा। तो गॉस लॉ है क्या? सबसे पहले ये आपके सामने जो लिखी हुई है ये गॉस लॉ की स्टेटमेंट है। द टोटल आउटवर्ड फ्लक्स ओवर अ क्लोज्ड hypothetical surface which is called Gaussian surface is equal to the total charge enclosed divided by epsilon naught। इस स्टेटमेंट को आप गॉस लॉ कहते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में अब तक यानी इस गॉस लॉ से पहले हमने ये देखा है कि अगर हमारे पास एक सिंगल चार्ज है, ये एक सिंगल चार्ज है जी, लेट्स से कि ये पॉजिटिव चार्ज है, एक सिंगल चार्ज है और ये उसकी फील्ड है। अब इस फील्ड का अगर मैं एक ये एरिया ले लूँ, इस एरिया में से जितनी भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स गुजर रही होती हैं उसको हम कहते हैं फ्लक्स। ठीक है, ये हमने पढ़ा है कि आपके पास अगर एक चार्ज है और उस चार्ज के अराउंड जो एरिया है जिसमें इसकी फोर्स महसूस की जा सकती है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का एक एरिया ले लें, यूनिट एरिया ले लें, उस यूनिट एरिया में से इस चार्ज की जितनी लाइंस ऑफ फोर्स गुजर रही होती हैं उसको हम कहते हैं फ्लक्स। फ्लक्स को डिनोट किया जाता है इस सिंबल से, इसको हम कहते हैं फाई। और फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई मल्टीप्लाई बाय डेल्टा ए। ई से मुराद होता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जबकि ए से मुराद होता है एरिया। ये फ्लक्स का फॉर्मूला होता है। लेकिन ये सारी कहानी, ये जो मैंने अभी आपको बताई, ये एक सिंगल चार्ज पर थी। एक सिंगल चार्ज अगर आपके पास मौजूद है तो उसमें फ्लक्स कितना होता है, ये उसका फॉर्मूला है, ई डॉट डेल्टा ए। ठीक है, तो अगर हमारे पास एक सिंगल चार्ज मौजूद है, एक चार्ज मौजूद है हमारे पास, उसके अराउंड जो एरिया होगा उसको हम फील्ड कहेंगे। उस फील्ड के अंदर से जितनी भी बाहर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकल रही होती है यूनिट एरिया में से, उसको हम कहते हैं फ्लक्स, और एक ये उसका फॉर्मूला है। लेकिन क्या होगा फॉर्मूला अगर हमारे पास एक के बजाय बहुत सारे चार्जेस इंक्लूज हुए हो? ये देखेंगे, बहुत सारे चार्जेस, ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है। अगर हमारे पास एक खास एरिया के अंदर बहुत सारे चार्ज इंक्लूज हुए हुए होंगे, बहुत सारे चार्ज इस एरिया के अंदर मौजूद होंगे, तो फ्लक्स कितना होगा? तो फ्लक्स कितना होगा? एक चार्ज होता है तो ये फ्लक्स का फॉर्मूला है जी, ई डॉट डेल्टा है। और अगर बहुत सारे चार्जेस मौजूद होते हैं, एक फील्ड के अंदर बहुत सारे चार्जेस मौजूद होते हैं, तो फिर फॉर्मूला होता है क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अगर आपके पास फॉर एग्जांपल इधर आते हैं इस तरफ, ये एक चार्ज मौजूद है, दैट इज अ सिंगल चार्ज। अब आपसे बोला जाए जी फ्लक्स कितना होगा इस चार्ज की वजह से, आप कहोगे जी फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट डेल्टा ए। लेकिन अगर आपके पास एक के बजाय बहुत सारे चार्जेस हो गए जी, देखिए मैंने कितने चार्जेस रख दिए, 3 3 6 और एक 7 रख दिए। अब फ्लक्स कितना होगा इन सारे चार्जेस की मदद से, इन सारे चार्जेस की वजह से अब जो टोटल फ्लक्स होगा वो कितना होगा? क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अब तक हमने इस चैप्टर में एक सिंगल चार्ज की बात की है। एक सिंगल चार्ज अगर हमारे पास मौजूद होता है तो उससे पैदा होने वाला फ्लक्स जो है वो कितना है? ई डॉट डेल्टा ए। लेकिन अगर हमारे पास एक सिंगल चार्ज नहीं हो, बहुत सारे चार्जेस इंक्लूज हुए, बहुत सारे चार्जेस एक जगह मौजूद हैं, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे उससे फर्क नहीं पड़ता, बहुत सारे चार्जेस अगर मौजूद होते हैं, तो फिर जो टोटल फ्लक्स उन सारे चार्जेस की वजह से आता है वो कितना होता है? क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इस स्टेटमेंट को हम कहते हैं गॉस लॉ। द टोटल आउटवर्ड फ्लक्स ओवर अ क्लोज हाइपोथेटिकल सरफेस इज इक्वल टू द टोटल चार्ज एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है जी, तो अगर आपके पास बहुत सारे चार्जेस हैं जी, ये सारे आपके पास बहुत सारे चार्जेस हैं, अब हम क्या करते हैं जी, इसके अराउंड एक एरिया कंसीडर कर लेते हैं। इस एरिया को हम कहते हैं गॉसियन सरफेस। हमने इस एरिया कंसीडर कर लिया। ठीक है, ये मेरे पास कितने चार्ज हैं? 1 2 3, ये पहला चार्ज, ये दूसरा चार्ज, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां। 7 चार्जेस मेरे पास मौजूद हैं और मैंने क्या किया जी, मैंने उसके अराउंड एक एरिया कंसीडर कर लिया। ठीक है जी, ये मैंने रेड से बनाया हुआ है, ये मैंने एक एरिया कंसीडर कर लिया। अब इन सारे चार्जेस की वजह से इस एरिया पर, इस गॉसियन सरफेस पर, अच्छा इस सरफेस को हम कहते हैं गॉसियन सरफेस। ठीक है जी,
तो अब हमारे पास ये जो गॉसियन सरफेस है, इससे टोटल फ्लक्स कितना प्रोड्यूस हो रहा होगा? टोटल फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा होगा Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको आप कहते हो गॉस लॉ। तो गॉस लॉ क्या है? अगर हमने देखा कि अगर हमारे पास एक सिंगल चार्ज होता है तो उससे जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है वो होता है E मल्टीप्लाई बाय डेल्टा ए। लेकिन अगर हमारे पास एक के बजाय बहुत सारे चार्जेस इंक्लूड हो जाए, बहुत सारे चार्जेस मौजूद होते हैं, तो हमारे पास उन सारे चार्जेस के अराउंड हम एक उसके इर्द गिर्द एक सरफेस कंसीडर कर लेते हैं। उस सरफेस को हम नाम देते हैं गॉसियन सरफेस। और इस गॉसियन सरफेस पर इन सारे चार्जेस की वजह से जो टोटल फ्लक्स पैदा हो रहा होगा वो कितना होगा? Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको हम कहते हैं, इस स्टेटमेंट को गॉस लॉ। अब इस गॉस लॉ में एक मजेदार बात है, वो क्या कि ये जो आपके पास 7 चार्जेस मौजूद है, ये जो 7 चार्जेस मौजूद हैं, अब इसके अराउंड हमने एक ये गॉसियन सरफेस कंसीडर कर ली स्फेयर की शक्ल में। ठीक है, चले मैं इसको दोबारा बनाता हूँ, दोबारा बना लेते हैं इसको डायग्राम को। सपोज करें, अब इसमें एक मज़ेदार बात है, क्या सपोज करें जी, ये मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 चार्जेस मौजूद है। अब इस 8 चार्जेस की वजह से टोटल फ्लक्स कितना प्रोड्यूस होगा जी? Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस लॉ है। हम क्या करते हैं जी, हमने एक ऐसे एरिया कंसीडर कर लिया इस चार्ज के अराउंड, इन चार्जेस के अराउंड हमने एक एरिया कंसीडर कर लिया। इस एरिया को हम कहते हैं गॉसियन सरफेस। और अब इस गॉसियन सरफेस से जो टोटल फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है वो कितना है? Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। दो बातें बड़ी मज़ेदार हैं। पहली बात ये कि ये जो सरफेस है इसके शेप से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको गोल तस्वुर करें या आप इसको सर्किल के बजाय आप अगर आपने जो सरफेस है गॉसियन सरफेस चकोर बना ली, तब भी टोटल फ्लक्स कितना होगा? यही होगा, Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यानी आपने इन चार्ज के अराउंड जो गॉसियन सरफेस कंसीडर की होगी, उसका साइज क्या है, उसका शेप क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता। उस सरफेस से जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा? Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। पहली बात तो ये है कि साइज, चले मैं ऊपर लिखता हूँ इसको। पहली बात क्या साबित आ रही है जी कि साइज एंड शेप ऑफ गॉसियन सरफेस does not affect फ्लक्स। साइज और शेप आपकी इस गॉसियन सरफेस का कैसा है, इससे फ्लक्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका ये जो गॉसियन सरफेस आपने कंसीडर की है, अगर ये चकोर है जी, जैसे मैंने इस डायग्राम में बनाई हुई चकोर, तब भी इतना ही होगा। और अगर हमारे पास ये वही 8 चार्जेस हैं और हम जो है सरफेस को गोल कंसीडर करते, तब भी हमारे पास फ्लक्स कितना होता है जी? Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। दोनों सिचुएशन में फ्लक्स हमारा सेम होता है, क्योंकि इस फॉर्मूले में सरफेस नहीं आ रही, चार्ज आ रहा है और एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। एक तो ये बात होती है जी गॉसियस लॉ के अंदर मज़ेदार बात। और दूसरी बात ये है कि ये जो आपके पास अंदर चार्ज है, हमने कितने चार्ज लिए हैं? 8। अभी मैंने इन चार्जेस को एक ही जगह पे सेट करा हुआ है, तो फ्लक्स कितना है जी? Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं इनको एक जगह कंसंट्रेट करने के बजाय फैला दूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तब भी फ्लक्स कितना होगा? सेम होगा। यानी चार्ज आपकी उस सरफेस के अंदर किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, इससे भी फ्लक्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये दूसरी बात होती है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज जो है उससे फ्लक्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको हम कहते हैं गॉस लॉ। तो दोबारा रिपीट करता हूँ जी, गॉस लॉ क्या है कि हमारे पास अगर एक बहुत सारे चार्जेस एक जगह मौजूद है, हम उस सारे चार्जेस के अराउंड एक सरफेस कंसीडर कर लें जिसको हम कहते हैं गॉसियन सरफेस। तो हमारी इस गॉसियन सरफेस पर जितना भी फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा होगा चार्ज की वजह से, वो कितना होगा? Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। पहली बात। दूसरी बात, गॉसियन सरफेस का शेप कैसा है इससे फर्क नहीं पड़ता फ्लक्स पर। गॉसियन सरफेस आप चकोर कंसीडर करें, गोल कंसीडर करें, सिलेंडर की शक्ल में कंसीडर करें, तब भी आपका फ्लक्स कितना रहेगा? Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। एक बात। और दूसरी बात कि आपके पास जो चार्ज इंक्लोज हुए हैं वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। क्या आपने सारे चार्जेस को एक जगह करा हुआ है, किनारों पे फैलाया हुआ है? इससे भी फ्लक्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप सारे चार्जेस को एक जगह इकट्ठा कर लें, तब भी फ्लक्स कितना होगा? Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और अगर आप चार्जेस को किनारों पे फैला दें, अलग अलग जगहों पे कर दें, तब भी फ्लक्स कितना होगा? Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये कहलाता है गॉस लॉ। तो दैट इज द गॉस लॉ। मैं इसकी स्टेटमेंट लिख देता हूँ ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए। स्टेटमेंट तो मैंने लिख दी, देखें क्या लिखा हुआ है। टोटल आउटवर्ड फ्लक्स,
यानी जो टोटल फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा होता है ओवर अ क्लोज हाइपोथेटिकल सरफेस, एक क्लोज हाइपोथेटिकल सरफेस जो हमने चार्जेस के अराउंड कंसीडर की हुई है, उस हाइपोथेटिकल सरफेस पर जो टोटल फ्लक्स होता है इज इक्वल टू द, तो किसके बराबर होता है, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इसके बराबर होता है। दो बातें और साबित हो रही होती हैं, एक साइज एंड शेप ऑफ गॉसियन सरफेस डज नॉट इफेक्ट फ्लक्स, कि आपने जो गॉसियन सरफेस कंसीडर की होती है उसका साइज क्या है, उसका शेप क्या है, इससे फ्लक्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरा क्या है जी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, और दूसरी बात क्या साबित होती है कि जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस डज नॉट इफेक्ट फ्लक्स, डज नॉट इफेक्ट फ्लक्स। चार्जेस आपकी इस गॉसियन सरफेस में किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम डायग्रामेटिकली इसको समझाने की कोशिश करें तो लेट्स से ये हमारे पास 1 2 3 4 चार्ज है, 4 चार्जेस मौजूद है मेरे पास, ये हो गया Q1, ये हो गया Q2, ये हो गया Q3 और ये हो गया Q4। ठीक है, 4 चार्जेस हैं। अब हम ये Q हटा देते हैं, सिर्फ चार्जेस कंसिडर कर लेते हैं। तो ये 1 चार्ज, ये 2 चार्ज, ये 3 चार्ज, ये 4 चार्ज। ठीक है जी। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसके अराउंड एक गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लेता हूँ। मैंने इस शेप में गॉसियन सरफेस कंसीडर कर ली। अब इस गॉसियन सरफेस पर जो टोटल फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा होगा वो कितना होगा, Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इस सरफेस पर फ्लक्स कितना होगा, Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं इन्हीं 4 चार्जेस को 1 2 3 4, लेकिन अब मैं गोल के बजाय चकोर गॉसियन सरफेस कंसीडर करता हूँ, तब भी हमारे पास फ्लक्स कितना होगा जी, Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। सरफेस चेंज कर दी, कोई फर्क नहीं पड़ा। और इसी तरीके से अगर मैं चार्ज को किनारों पे फैला दूं, डिस्ट्रीब्यूशन अलग कर दूं, देखिए जी अलग अलग कर दिए, 4 जगहों पे बढ़ दिए, और ये मैंने इसकी सरफेस कंसीडर कर ली गॉसियन सरफेस, अब भी फ्लक्स कितना होगा, Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। कोई फर्क नहीं पड़ता कि सरफेस जो है आपकी गॉसियन सरफेस, उसका शेप क्या है, उसका साइज क्या है, या आपने चार्जेस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है। ये गॉस लॉ होता है जी। इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन क्या है जी, मैथमेटिकल इक्वेशन ये है कि ये हो गया टोटल फ्लक्स इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसमें से ये जो फाई है ये क्या है, ये टोटल फ्लक्स होता है, टोटल फ्लक्स। Q क्या होता है जी, Q हो गया टोटल चार्ज, यानी आपकी गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल कितना चार्ज पाया जा रहा है, टोटल चार्ज। जितने भी चार्जेस हैं सबको ऐड कर दें आप, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 वगैरह वगैरह। जबकि ये ई एप्सिलॉन नॉट, ये परमिटिविटी होती है, कांस्टेंट होता है, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, और कितनी होती है 8.85 मल्टीप्लाई 10 की पावर -12, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है। तो बस फ्लक्स जो है एक ही चीज पर डिपेंड कर रहा है, क्यू पर, टोटल चार्ज कितना मौजूद है, टोटल चार्ज कितना है सिर्फ इस पर फर्क पड़ता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है कोई फर्क नहीं। ये तो हो गया जी गॉस लॉ। अब इस गॉस लॉ की एप्लीकेशन की बात करते हैं। ठीक है जी, ये तो गॉस लॉ हो गया। अब गॉस लॉ की एप्लीकेशन की बात करते हैं जी। यहाँ हेडिंग डालते हैं सबसे पहले हम, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, यानी कि गॉस लॉ से हमने क्या फायदे उठाए, क्या फायदा हुआ हमें गॉस लॉ से। ठीक है, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि गॉस लॉ से पहले पहले तक हम एक चार्ज से कितना फ्लक्स प्रोड्यूस होता है ये जानते थे, कि अगर हमारे पास एक चार्ज है, ये एक चार्ज है, तो इससे फ्लक्स कितना प्रोड्यूस होता है, उसको हम कहते हैं जी ई डॉट डेल्टा ए, इंटेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एरिया। एक चार्ज से प्रोड्यूस होने वाला फ्लक्स, उसका हमारे पास फॉर्मूला था। लेकिन अगर एक के बजाय बहुत सारे चार्जेस होते हैं तो कितना फ्लक्स होता है, ये हमारे पास नहीं था, इसका फॉर्मूला नहीं था कि अगर एक चार्ज के बजाय बहुत सारे चार्जेस हैं। गॉस लॉ ने आपको उसका फॉर्मूला दिया कि अगर बहुत सारे चार्जेस होते हैं तो फिर फ्लक्स कितना होगा, Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो पहला फायदा तो ये हो गया। फिर दूसरा फायदा ये हुआ कि हमने फिर मुख्तलिफ सरफेसिस को कंसीडर कर करके हमने जो है वहाँ पे इंटेंसिटी के फॉर्मूले बनाए। रिमेंबर कि यहाँ पर सरफेस क्या होती है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहली हमारे पास जो एप्लीकेशन है उसको हम कहते हैं जी, मैं नंबर 1 करके लिख देता हूँ,
ए करके लिख देते चले, फील्ड ऑफ अ यूनिफॉर्म spherical सरफेस चार्ज। यानी एक गोल ऑब्जेक्ट लेंगे हम और उसकी सरफेस पर बहुत सारे चार्जेस लगे हुए हैं, तो उसकी वजह से जो फील्ड प्रोड्यूस होगी वो हमें उसका फॉर्मूला बनाना है। गॉस लॉ की मदद से हम बनाएंगे। तो गॉस लॉ का पहला तो आपको मैंने फ़ायदा बताया। गॉस लॉ का पहला फ़ायदा क्या था कि जी हमारे पास सिर्फ एक चार्ज से कितना फ्लक्स प्रोड्यूस होता है उसका फॉर्मूला हमारे पास था, E डॉट डेल्टा ए। लेकिन अगर बहुत सारे चार्जेस होते हैं तो फिर कितना फ्लक्स होता है उसका फॉर्मूला नहीं था। गॉस लॉ ने हमें वो फॉर्मूला बता के दिया जी, Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये लिखा हुआ, ठीक है जी, ये लिखा हुआ। फिर उसके बाद हमने क्या किया जी, ऐसे ऐसे कंसीडर किए सिचुएशंस, बड़ी डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस कंसीडर करके उनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसका फॉर्मूला हमने बनाया। जैसे पहली एग्जाम्पल के अंदर हम क्या कह रहे हैं जी, पहली एप्लीकेशन के अंदर कि हमारे पास ये एक स्फीयर है, ये एक स्फीयर ऑब्जेक्ट है और इसकी सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है। सरफेस पर चार्ज लगा लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज सपोज कर ले जी कि इसकी सरफेस पर ऐसे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है। ये देखिए बहुत सारे सरफेस पर चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस हमने लगाए हैं, ये ठीक है। अब ये वही हो रहा है ना, देखो बहुत सारे चार्जेस इंक्लोज हो गए, ठीक है, बहुत सारे चार्जेस आ गए। तो हमें इस स्फीयर की वजह से जो फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, लेट से ये एक पॉइंट है P, यहाँ कितनी फील्ड है इसका फॉर्मूला हमारे पास नहीं था। गॉस लॉ की मदद से अब हम बनाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास सिचुएशन क्या है कि एक हमारे पास स्फीयर है जिसकी सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज हमने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है, यानी कि कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम नहीं, हर तरफ हमने बराबर बराबर बांटा हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास ये एक स्फीयर है, इस स्फीयर के रेडियस को हम कह लेते हैं जी, ये इसका सेंटर हो गया, ठीक है। तो स्फीयर का सेंटर का जो रेडियस हो गया ये, इसको हम कह लेंगे, अरे भाई कहाँ गए डायग्राम, इसके रेडियस को हम कह लेते हैं R, ठीक है। जबकि ये जो पॉइंट P है जहां पर हमें इसका जो है वो फील्ड मालूम करनी है, तो वहां से इसके सेंटर तक का फासला जो है, बल्कि इसको हम A कहते हैं, नीचे वाले को हम A कह लेते हैं, इसके रेडियस को हम A कह लेते हैं, A, और इसको हम कह लेते हैं R, ठीक है। तो ये हमारे पास सिचुएशन है, हमारे पास एक स्फीयर है, एक गोल ऑब्जेक्ट है जिसकी सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है। इस स्फीयर का जो रेडियस है वो मैंने R से डिनोट किया हुआ है। मेरे पास एक बाहर P पॉइंट मौजूद है और मुझे इस P पॉइंट पर इंटेंसिटी कितनी होगी, E कितनी होगी इस P पॉइंट पर, E एट पॉइंट P, इसका फॉर्मूला बनाना है कि P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। अब गॉस लॉ के अंदर हम क्या देखते हैं जी कि हमारे पास अगर चार्जेस मौजूद होते हैं तो सबसे पहले हम एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करते हैं जिसका शेप कैसा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम एक गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पर जो हम गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे, लेट से हम उसको जो है वो सर्किल की फॉर्म में कंसीडर कर लेते हैं, ऐसे, ठीक है जी। ये देखें, ये मैंने एक सर्कुलर फॉर्म में कंसीडर कर लिया। ये लाल वाले जो मैंने बनाई है ये गॉसियन सरफेस हो गई, ठीक है। तो अब मुझे, मेरे पास एक स्फीयर है जी जिसपे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है और मुझे P पॉइंट पर इंटेंसिटी का फॉर्मूला बनाना है। इंटेंसिटी का ये लिख रहा हूँ मैंने, इंटेंसिटी का फॉर्मूला बनाना है एट पॉइंट P। मैंने क्या किया, मैंने एक गॉसियन सरफेस कंसीडर कर ली इन दिस फॉर्म ऑफ स्फीयर। अब हमने क्या किया जी, इस स्फीयर के इस गोल, ये जो गोल आपके पास गॉसियन सरफेस है, इसके बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, बहुत सारे इसके छोटे छोटे टुकड़े किए जी, डिवाइड किया हमने इस स्फीयर को बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों पर, इस तरह के हर टुकड़े के अंदर जो हर टुकड़ा जो है वो तकरीबन प्लेन हो गया और उस पर जो फील्ड है वो एक जैसी है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने क्या करा, हमने जो है इस गॉसियन सरफेस को डिवाइड किया इनटू स्मॉलर पार्ट, बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट के अंदर तकसीम कर दिया और इस तरह किया कि हर पार्ट तकरीबन प्लेन हो गया और हर पार्ट पर जो है वो फील्ड जो है वो सेम है, ठीक है। बहुत सारे पार्ट है, तो सपोज करें जी फर्स्ट जो हमारे पास पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, उस पे फील्ड, उस पे फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, उसको हम कहेंगे फ्लक्स 1 और फॉर्मूला होता है E डॉट डेल्टा A और 1, फील्ड तो एक ही है, E लिख दिया
और उसके एरिया को हमने कह दिया A1। इसी तरह जो सेकंड पार्ट हमने बनाया होगा, ठीक है, सेकंड पार्ट बनाया होगा, उसका फ्लक्स हम कहेंगे फ्लक्स 2। उसमें भी फील्ड कितनी होगी E, क्योंकि फील्ड एक जैसी है, और एरिया उसका हम कह देंगे जी A2। इसी तरह जो थर्ड पार्ट होगा, थर्ड पार्ट, उसके फ्लक्स को हम कहेंगे फ्लक्स 3, और उसका फॉर्मूला क्या होगा E.A3। ठीक है, ऐसे हमने बहुत सारे करे, मैंने तो सिर्फ 3 पार्ट बना दिए। तो हमने क्या किया, हमने जो है ये हमारे पास जो सरफेस है, हमने इसके बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे टुकड़े। हर एक टुकड़ा जो है इसका एरिया हम कहेंगे जी डेल्टा A1 2 3 4। इस सब के अंदर, हर एरिया के अंदर फील्ड एक जैसी है। इन सब एरिया में फील्ड एक जैसी, यानी इधर भी फील्ड ई है, इधर भी फील्ड ई है, इधर भी फील्ड ई है, इधर भी फील्ड ई है। सब पे फील्ड एक जैसी है, इनके साइज में फर्क हो सकता है, जिसको हम इसलिए हमने एरिया में नंबर लगा दिए A1 A2 A3 वगैरह वगैरह। अब इस पर टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा जी, टोटल फ्लक्स हम कैसे निकालेंगे, अलजेब्रिक सम। सारे फ्लक्स जितने भी फ्लक्स होंगे सबको ऐड कर दें, तो फ्लक्स 1 प्लस फ्लक्स 2 प्लस फ्लक्स 3 एंड सो ऑन, सो ऑन। ठीक है जी, अब हम वैल्यूज डालते हैं। फ्लक्स 1 कितना है E डॉट डेल्टा A1, फ्लक्स 2 कितना है E डॉट डेल्टा A2, फ्लक्स 3 कितना है E डॉट डेल्टा A3 एंड सो ऑन। चूंकि फील्ड एक जैसी है, इसको कॉमन कर लेते हैं। ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचा जी, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं जी, ये सब टोटल फ्लक्स आ रहा है जी, टोटल फ्लक्स E इज इक्वल टू, हाँ। अच्छा, अब ये A1 प्लस A2 प्लस A3 ये सारे A प्लस हो रहे हैं, तो इसको हम मैथमेटिक कैसे लिखते हैं, सम ऑफ डेल्टा A, यानी जितने भी एरियाज हैं सबको सम कर दो। अच्छा जी, अब अगर हम डायग्राम देखें तो अगर हम इन सारे छोटे छोटे टुकड़ों को ऐड कर दें, वापस हमारे पास सर्किल बन जाएगा, है ना। सारे हम छोटे छोटे टुकड़ों को, ये सम ऑफ डेल्टा A का मतलब क्या हो रहा है कि हम सारे छोटे छोटे टुकड़ों को ऐड कर रहे हैं। तो जब मैं सारे ये वाले छोटे छोटे टुकड़े ऐड कर दूंगा, वापस मेरे पास वही गोल ऑब्जेक्ट तैयार हो जाएगा, गोल गॉसियन सरफेस तैयार हो जाएगी। और गोल ऑब्जेक्ट का जो डेल्टा A होता है, ठीक है, सम ऑफ डेल्टा A वो कितना होता है जी, 4 पाई आर स्क्वायर। स्फेयर का एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। लिहाजा सम ऑफ डेल्टा A की जगह अब हम डाल देंगे E और 4 पाई आर स्क्वायर। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी, एक बात। अब हम यहाँ पर गॉस लॉ के हिसाब से जो फ्लक्स होता है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, टोटल फ्लक्स कितना होता है जी, Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू डाल दें जी इक्वेशन 1 में, तो फ्लक्स की जगह आ जाएगा Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इधर क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है जी, तो हमने क्या करा, फ्लक्स की जगह ये वैल्यू डाल दीजिए, गॉस लॉ डाल दिया। गॉस लॉ डाल दिया तो Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट E 4 पाई आर स्क्वायर। अब हमें इंटेंसिटी का फॉर्मूला चाहिए, लिहाजा ये जो 4 पाई आर स्क्वायर है मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो फॉर्मूला हो जाएगा E इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट 4 पाई आर स्क्वायर। अगर इसको आप सही तरीके से लिखें या बुक की फॉर्म में लिखना चाहें, तो बुक में जो है ये 4 पाई आर स्क्वायर इसको अलग से लिखा हुआ है, तो हम अलग से लिख देते हैं 1/4 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया जी फॉर्मूला फील्ड का। ये जो है आपका जो P पॉइंट है, ये जो P पॉइंट है, ये P पॉइंट, इस पर फील्ड कितनी होगी, ये उसका फॉर्मूला है 1/4 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एक बात। अब उसके बाद एक और छोटी सी सिचुएशन करते हैं यहाँ पर, इसमें इस ऑब्जेक्ट के अंदर, इस मामले के अंदर, केस के अंदर, इसको हम कह लेते हैं केस 1। क्या सिचुएशन करते हैं कि हमारे पास ये चार्ज स्फीयर है, ये चार्ज स्फीयर था, है ना, और ये उस पर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ था। ठीक है जी, ये पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ था, और इस सर्किल का जो रेडियस है वो हमने कहा था A। अच्छा, पॉइंट P था यहाँ पर, और हमने ये उसका फॉर्मूला बनाया था। अब हम क्या करते हैं, एक छोटी सी सिचुएशन करते हैं, क्या हम इस पॉइंट P को सरफेस पर ले आते हैं जी, यहाँ पर। पॉइंट P कहाँ आ गया, आपके स्फीयर के किनारे पे।
ठीक है। अब ये पॉइंट पी और सेंटर तक का फासला आर कहलाता है और वो तकरीबन रेडियस ऑफ सर्किल के बराबर हो गया, यानी आर जो है वो इक्वल हो रहा है ए के। ठीक है, आर किसको कह रहे थे आप? पी से सेंटर तक का फासला, ये इसको आप आर कह रहे थे। अब आपका पी पॉइंट चूंकि यहाँ पर आ गया है, यहाँ आ गया है पी पॉइंट, तो अब आर आपका रेडियस ऑफ सर्किल यानी कि ए के बराबर हो गया, लिहाजा आपने लिख दिया आर इज इक्वल टू ए। चले जी, अब हम इस चीज़ को इस इक्वेशन नंबर 2 में डालते हैं। तो इंटेंसिटी इक्वल्स टू 1/4 पाई, अब चूंकि आर ए के बराबर हो गया तो ये हो गया ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। एक बात, उसके बाद चार्ज डेंसिटी का हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है जी पहले ही, सिग्मा इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाय ए या डेल्टा ए की बात है। ठीक है जी, ये चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है। इसमें से अगर हम Q की वैल्यू निकालें तो A डिवाइड हो रहा है, सिग्मा के पास जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो Q इज इक्वल टू सिग्मा और मल्टीप्लाई बाय एरिया। जबकि ये ऑब्जेक्ट, ये हमारा जो सर्किल है, ये जो हमारा चार्ज वाला ऑब्जेक्ट है ये सर्किल है, और सर्किल में एरिया कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। लिहाजा Q एरिया की जगह हम डाल दें 4 पाई, अब आर नहीं, आर की जगह तो हम ए लिख रहे हैं, लिहाजा 4 पाई ए स्क्वायर। तो ये Q की एक फॉर्मूला बना लिया, एक वैल्यू बना ली, सिग्मा 4 पाई ए स्क्वायर, इस क्यूब में डाल दें। तो अब इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई ए स्क्वायर मल्टीप्लाई क्यू की जगह क्या आ जाएगा? सिग्मा 4 पाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई ए स्क्वायर कट गया, इंटेंसिटी का फॉर्मूला थोड़ा सा रिड्यूस हो गया, क्या हो गया जी? सिग्मा यानी चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारे पास कब होता है ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला? जब हमारे पास जो पी पॉइंट है वो हमारे उस चार्ज स्फीयर के सरफेस पर पाया जा रहा हो, यानी सरफेस पर इंटेंसिटी कितनी होगी? सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। और अगर ये पी पॉइंट अंदर कर लें, यानी इधर ले आए, चले अब इसको केस 2 कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको हम कहते हैं केस 2। अब हम पी पॉइंट को और अंदर लेकर आते हैं। कैसे जी? ये हमारे पास स्फीयर हो गया, वही स्फीयर हो गया, और ये उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है, और अब हमारे पास जो है वो पी पॉइंट यहाँ ले आते हैं, ये आ गया पी पॉइंट। अब पी पॉइंट चूंकि चार्ज हमारे किनारों पे मौजूद है, पी पॉइंट के पास देखे चार्ज है ही नहीं, इसका मतलब क्यू कितना हो गया? 0। और जब क्यू 0 हो जाएगा तो फिर आपके पास ये पूरा फॉर्मूला, आप देखो ई का फॉर्मूला क्या बना हुआ था आपके पास? सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा आपको पता है जी, सिग्मा कितना होता है? सिग्मा का फॉर्मूला होता है क्यू डिवाइडेड बाय ए। क्यू कितना है? 0। 0 से जब किसी भी चीज़ को डिवाइड करोगे तो कितना आंसर आएगा? 0। तो चार्ज डेंसिटी कितनी हो गई? 0, और 0 को एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करोगे तो कितनी रहेगी इंटेंसिटी? 0। खत्म हो जाएगी, इंटेंसिटी रहेगी ही नहीं। ये हो गया केस 1। ठीक है जी, ये तो केस 1 हो गया। केस 1 अक्सर आता है तो उसमें ये 1 2 भी पूछ लिया जाता है। अब ये फर्स्ट एप्लीकेशन थी, अब हम बात करते हैं सेकेंड एप्लीकेशन की। ठीक है जी, एप्लीकेशन बी नाम दे देते हैं इसको। ठीक है जी, अब हम सेकंड एप्लीकेशन की बात करते हैं, इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज शीट। ठीक है, इनफाइनाइट का मतलब होगा बहुत सारे, गिन नहीं सकते जी, इतने सारे चार्जेस हैं। और पतली सी, इसको हम थिन शीट भी कहते हैं। अक्सर वर्डिंग में थिन वर्ड भी आ जाता है तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगर ये लिखा हुआ इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू थिन चार्ज शीट, तब एक ही बात है। अब इसमें हमसे क्या कह रहे हैं जी? हमारे पास ये एक चार्ज शीट है जी, ऐसे ये एक हमारे पास चार्ज शीट, एक पतली सी शीट है, इसमें हमारे पास ये बहुत सारे इनफाइनाइट चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं नहीं पता, ना इससे हमें कोई फर्क पड़ता है, बहुत सारे चार्जेस लगे पड़े हैं। चले जी, ये हमने कंसीडर कर लिया। हमसे कह रहे हैं जी अब बताओ जी, अगर इस पर हम कोई पी पॉइंट कंसीडर कर ले तो वहां कितनी फील्ड हो, तो उसका फॉर्मूला बनाना है। तो सिचुएशन क्या है? हमारे पास एक पतली सी शीट है जिसपे बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है, कितना हमें नहीं पता, बहुत सारा चार्ज लगा हुआ है। अब हमें बताना है इसके अराउंड अगर हम कोई पी पॉइंट कंसीडर कर लेते, कोई सा भी पी पॉइंट कंसीडर कर लेते, चले ये वाला पी पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, ये पी पॉइंट, तो हमें बताना है यहाँ पर फील्ड कितनी होगी, इधर पी पॉइंट पर फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा।
अगेन जी गॉस लॉ के लिए हमें फिर क्या करना पड़ेगा, एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पर गॉसियन सरफेस एक सिलेंड्रिकल शेप में कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, एक सिलेंड्रिकल, क्योंकि मैंने आपको ऊपर प्रूफ करा गॉस लॉ के अंदर कि हमारी जो गॉसियन सरफेस है उसका शेप कैसा होता है कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ मैं ऐसे सिलेंड्रिकल शेप में कंसीडर कर लेता हूँ ये, ठीक है जी। ये हमने सिलेंड्रिकल शेप में जो है ऐसा सिलेंडर जो हमारी शीट में से गुजर रहा है, ये हमने गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लिया। अब इसकी इस सिलेंडर की तीन सरफेस की तीन जगहों पे बात कर लेते हैं हम। पहले इस वाले हिस्से में, यहाँ फील्ड ये है जी, ये फील्ड की डायरेक्शन होती है और एरिया भी ऐसा ही होगा। इसी तरह इस सरफेस पर फील्ड ऐसी होगी जबकि एरिया ऐसा होगा। जबकि बीच के किसी भी हिस्से की बात करें तो फील्ड तो हॉरिजॉन्टल होगी एक्स एक्सिस पे, लेकिन एरिया जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन में होगा ऐसे। तो ये तीन कंसीडर कर रहा हूँ मैं, तीन जगह, एक ये वाली सरफेस, एक ये वाली सरफेस और एक बीच में कोई सा भी एक पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया। इन दोनों जगहों पे तो एरिया और फील्ड पैरेलल है, इस जगह पे भी इस जगह पे भी, जबकि इस जगह पर एरिया और फील्ड परपेंडिकुलर है। चलें जी तीनों फ्लक्स निकालते हैं। पहले हम इधर का फ्लक्स निकालते हैं। फ्लक्स वन फॉर्मूला क्या होता है जी, ई डॉट डेल्टा ए। कॉस थीटा भी होता है यहाँ पे, कॉस थीटा यानी यहाँ पे, चले लिख देता हूँ मैं, कॉस थीटा। अब फर्स्ट हिस्से को देखें, अगर हम यहाँ पर हिस्से को देखें तो ए और ई के दरमियान एंगल नहीं है, जीरो है। ई डॉट डेल्टा ए, एंगल कितना है जी, जीरो। और कॉस जीरो वन के बराबर होता है, वन आप लिखते नहीं हो, तो फ्लक्स वन कितना हो गया, ई डॉट डेल्टा ए। ये हो गया जी फर्स्ट फ्लक्स पहले सरफेस पर, यानी इस सरफेस पर, इस जगह का फ्लक्स हमने पता कर लिया। अब हम इस जगह का फ्लक्स पता करते हैं, इसको हम कहेंगे फ्लक्स टू। फ्लक्स टू का फॉर्मूला भी वही होगा जी, ई डॉट डेल्टा ए कॉस थीटा। अब यहाँ पर ई लिखेंगे, ए लिखेंगे। एंगल कितना है जी, अब चूंकि एरिया और फील्ड एक ही डायरेक्शन में, लिहाजा कोई एंगल नहीं बन रहा, एंगल जीरो हो गया। और कॉस जीरो वन के बराबर होता है, वन आप लिखते नहीं हो, लिहाजा ई डॉट डेल्टा ए, ये सेकंड फ्लक्स हो गया जी। चले जी दो फ्लक्स आ गए। अब हम थर्ड फ्लक्स निकालेंगे। थर्ड फ्लक्स हमारा इस जगह का होगा, ठीक है जी। थर्ड फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा जी, फ्लक्स नंबर थ्री इक्वल्स टू ई डॉट डेल्टा ए कॉस थीटा। ई डॉट डेल्टा ए कॉस, अच्छा अब यहाँ पर तीसरी जगह, तीसरा जो पॉइंट है यहाँ, इधर देखें फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है और एरिया की डायरेक्शन ऐसी, यानी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर एंगल हो रहा है 90 और कॉस 90 जीरो होता है, और जीरो से कॉस 90 जो है, कॉस 90 इक्वल्स टू जीरो। और जब आप जीरो से किसी भी नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर जीरो आएगा। तो थर्ड पॉइंट पर फ्लक्स नहीं है। फ्लक्स आपको कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है, मगर शीट के पास फ्लक्स नहीं पाया जा रहा, शीट के अराउंड, ठीक है जी। एक बार अब टोटल फ्लक्स निकालेंगे जी, तीनों को ऐड कर लेते हैं। टोटल फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा जी, फ्लक्स वन प्लस फ्लक्स टू प्लस फ्लक्स थ्री। वन कितना था, ई डॉट डेल्टा ए, प्लस टू कितना था, यही आया था जी, ई डॉट डेल्टा ए, प्लस थ्री कितना आया थी, जीरो। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा जी, टू ई डॉट डेल्टा ए। ये तो टोटल फ्लक्स हो गया। अब गॉस लॉ के मुताबिक टोटल फ्लक्स किसके बराबर होता है, क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। लिहाजा इस फ्लक्स की जगह हम ये वैल्यू डाल देते हैं, क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ये हमने वैल्यू डाल दी, टू ई डॉट डेल्टा ए। अब हमारे पास चूंकि इंटेंसिटी का फॉर्मूला चाहिए, तो ये जो टू है डेल्टा ए है, इसको आप दूसरी तरफ ले जाएं। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा जी, क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये टू और ए मल्टीप्लाई होता है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ लिख दिया मैंने टू और ये लिख दिया मैंने डेल्टा ए, ठीक है जी। अब चार्ज डेंसिटी से हमने क्यू का फॉर्मूला बनाया था जी, चार्ज डेंसिटी से ये होगा, आपको याद होगा, ये रहा, कहाँ गया, ये रहा, ये है ना, क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा ए होता है चार्ज डेंसिटी, फिर ये ए इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए ये आ गया, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को हम डाल देते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो रहा है, तो चले मैं दोबारा बना लेता हूँ। चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू डिवाइडेड बाय एरिया या डेल्टा ए, और इसमें से हम चार्ज निकालते हैं, तो क्यू इज इक्वल टू
सिग्मा डेल्टा ए। अब ये हम डाल देते हैं अपने फॉर्मूले में, तो E इज इक्वल टू क्यू की जगह आ जाएगा सिग्मा डेल्टा ए डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट डेल्टा ए। डेल्टा ए कट गया, इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या आ रहा है, चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अगर आपके पास एक इनफाइनाइट थिन चार्ज शीट होती है तो उस पर अगर आपको फील्ड चाहिए, फॉर्मूला क्या होगा, E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है जी, ये 2 केस हो गए जी, आपने 2 केस का कहा था, मैंने 2 केस रिपीट कर दिया। तीसरा केस आसान है, उसमें हमारे पास 2 पैरेलल प्लेट्स होती हैं, एक ऐसे पैरेलल प्लेट होती है, एक ऐसे पैरेलल प्लेट होती है, एक पे पॉजिटिव चार्ज होता है और एक पे नेगेटिव चार्ज होता है, हमसे उसको कहा जाता है, वो तो ईजी है, इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं होती, इसको देख लेगा, अगर उसमें कुछ सवाल हो तो मुझे आप बता दीजिएगा। आई होप आपके समझ में आ गया होगा इंशाल्लाह। चलें, ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़।